बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के क्लास में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स के सेक्शन से फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसा कि आपने पिछले क्लास में वॉच किया था, हमने पिछले क्लास के चैप्टर्स 1 और चैप्टर 2 के जितने भी इम्पोर्टेंट रूल्स थे, फॉर्मूले थे, उन सभी का डिस्कशन कर लिया था। अब बारी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो आइए बढ़ेंगे सवालों की ओर। और पिछले क्लास में हमने मैथ के सिलेबस के ऊपर भी डिस्कशन किया था। तो आप लोगों को टोटल 8 चैप्टर से सवाल देखने को मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में। इन सभी के लिए तैयारी कहाँ से करनी है, तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि क्लास 9 और क्लास 10 के बुक से आपको सिंपली क्वेश्चंस को देखना है। इतनी तैयारी आपके लिए पर्याप्त होगी। और पिछले क्लास में हम लोगों ने इन सारी चीज़ों का डिस्कशन कर लिया था। तो फटाफट से आइए बढ़ेंगे सवालों की ओर। और पहला सवाल यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। यहाँ पे परिमेय और अप्रमेय पहचानने वाला प्रश्न आ सकता है, तो वहाँ से एक सवाल यहाँ पे क्रिएट किया गया है। आपको फटाफट से बताना है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय की शर्त के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पूरी तरह से डिस्कशन कर लिया है। तो यहाँ पे आप फटाफट से आंसर देंगे ऑप्शन नंबर 2, जो कि √3 है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन इंटरफेस मोड में ऑप्शन नंबर 2 पे माउस से क्लिक करना होता है। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। ये आंसर आपका फीड हो जाता है और नेक्स्ट क्वेश्चन खुल करके आ जाता है। तो अगला सवाल आपके सामने ये रहा, 2⁻2/3 इंटू 2⁻1/3 इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए बेस एक जैसा है, आपको घातांक का फॉर्मूला याद रखना है, a⁴m इंटू a⁴n। जब दोनों के बेस एक जैसे होते हैं तो आपका जो पावर होता है, जो एक्सपोनेंट होता है, वो क्या होता है, ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे वही काम करना है। 2 पे पावर 2/3, तो 2/3 यहाँ पे लिखिए और इसको यहाँ पे जोड़ देना है 1/3 से। तो जब हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा योगफल आ जाता है 3/3 और 3/3 कट के हो जाएगा 1। 2 पर पावर 1 का मान क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 पे आप क्लिक कीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपका यह आंसर फीड हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ये अगला सवाल आपका हर का परिमेयकरण से संबंधित है। यहाँ पे आप देखिए सवाल कह रहा है कि 3 + √7/3 - √7 = a + b इंटू √7। तो a और b इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड आउट करना है। तो आइए फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण विधि से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था कि जो हमारा हर होता है, अगर वो अपरिमेय संख्या है उसको हमको परिमेय संख्या के रूप में बदलना होता है। तो अगर a + b या a - b के फॉर्म में दिया हुआ है नीचे हर, तो उसको हम क्या करते हैं, चिन्ह को परिवर्तित करते हुए ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 + √7 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 + √7 ऊपर 3 + √7। तो यहाँ पे सेम जब क्राइटेरिया आएगा तो a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। और नीचे है a - b इंटू a + b, तो यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला लगेगा। तो आइए इसको इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 3 + √7/3 - √7 इंटू 3 + √7/3 3 + √7। आज लिखने में बहुत परेशानी होती है। अब ऊपर का हो जाएगा आपका 3 + √7 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 + √7 का स्क्वायर है, मतलब a + b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो कैसे होगा, a² + b² प्लस 2ab 2 इंटू 3 इंटू √7 बाई a - b इंटू a + b क्या हो जाता है, a² - b²। तो 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो जाएगा
√7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। तो 9 जोड़ 7 जोड़ 3 दूना 6 √7 बटे 3 तिया 9 घटाओ 7। तो 9 7 16, 16 प्लस 6√7 16 प्लस 6 √7 बाई 9 माइनस 7 यानी कि 2। तो यहाँ पे हमारा 16 प्लस 6 √7 बाई 2 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 16 बाई 2 कर दीजिए प्लस 6√7 बाई 2 कर दीजिए। ये 2 8 16 कट जाएगा, 2 तिया 6 कट जाएगा, यानी कि आपका मान यहाँ पे निकल के आ रहा है 8 जोड़ 3√7। अब यहाँ पे a प्लस बी √7 के फॉर्म में ये आ गया। तो a की वैल्यू हो जाएगी 8 और b की वैल्यू हो जाएगी 3। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, a = 8 b = 3। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे हम पहला ऑप्शन क्या करेंगे, पहले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपका आंसर फिट हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। यह सवाल भी आपके हर के परिमीकरण से संबंधित है, तो इसमें आप फटाफट से इसको हल कीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। ठीक है, 2 माइनस √3, तो ऊपर हो जाएगा 2 माइनस √3 और बटे 2 दूना 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर सीधे सीधे यहाँ लिख देते हैं, 2 दूना 4 घटाओ 3। तो 2 माइनस √3 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 में से 3 घटेगा 1 आ जाएगा। तो 2 माइनस √3 यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरे ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपके सामने आ गया है, यह समीकरण से संबंधित सवाल है। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 6 गुनी से 4 अधिक है। यदि संख्या में से 18 घटा लिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो अभिष्ट संख्या क्या है। तो देखिए, अगर आप इसको समीकरण विधि से बनाएंगे तो वहाँ भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा आपको। आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड की हम चर्चा करेंगे। पहले ऑप्शन से बना करके चेक कर लेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, इसके बाद समीकरण विधि से भी हम बनाएंगे, ताकि बेसिक चीज़ें समझ में आनी जरूरी हैं। यहाँ देखिए, 2 अंकों की एक संख्या, तो सभी 2 अंकों की संख्या है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अपने अंकों के योग की 6 गुने से 4 अधिक है, यानी कि अगर 24 को हम लेते हैं तो 24 में 2 और 4 ये 2 अंक हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 हो जाता है। ठीक है, तो 6 गुने 6 कीजिए तो कितना होगा 36, और 36 और जोड़ 4 कितना होता है 40। लेकिन यहाँ पे संख्या क्या है 24 है, तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रहा है। क्या कि सवाल कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 6 गुने से 4 अधिक है। अगर दूसरा अगर देखिए 6 और 4 64 है, तो 6 और 4 2 संख्या इसमें है, 6 4 को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाता है 6 4 10, 10 गुने 6 कितना होगा 60, और 60 और जोड़ 4 64, यानी कि ये क्राइटेरिया ये फुलफिल कर रहा है। ये पहला क्राइटेरिया फुलफिल किया, दूसरा क्राइटेरिया भी चेक करना है। ऐसा नहीं कि पहला क्राइटेरिया फुलफिल किया आपने आंसर लगा दिया, दूसरा क्राइटेरिया भी चेक करेंगे। दूसरा क्राइटेरिया है कि यदि संख्या में से 18 घटा लिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि 64 में से अगर हम 18 घटाते हैं तो क्या संख्या के अंक पलटेंगे, यानी कि जब हम पलटेंगे इसको तो 46 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 14 में से 8 घट गया 6, और 5 में से 1 घट गया 4, यानी कि ये क्राइटेरिया दूसरा भी कंप्लीट हो गया। तो ये सही आंसर 64 हमारा होगा। ये तो हो गया, ऑप्शन से आप चेक कर लिए फटाफट से। अब आपको सवाल बना करके हल करके इसको कैसे निकालेंगे, तो आइए उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि 2 अंकों की संख्या अगर समीकरण के दृष्टिकोण से हम लोग जब बनाते हैं इसको, तो इसमें इकाई का स्थान और दहाई के स्थान दोनों स्थानों पर एक हम x और एक y मान लेते हैं, और तब संख्या का सूत्र होता है 10 गुने दहाई का अंक, 10 गुने दहाई का अंक जोड़ इकाई का अंक। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसी भी 2 अंकों वाली संख्या के लिए। ठीक है, तो अगर हम दहाई के अंक को x मानते हैं और इकाई के अंक को y मानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे
माना कि दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। ठीक है, इसलिए संख्या बराबर 10x प्लस y। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम पहले क्राइटेरिया से पहला समीकरण बनाएंगे। ठीक है, दो क्राइटेरिया दिया हुआ रहता है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में 2 क्राइटेरिया आपको मिलेगा, जहाँ से आप दो समीकरण बना लेंगे। और फिर जब आप 2 समीकरण बना लेते हैं तब फिर उसको कंक्लूड करके आप आंसर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या कर रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या हमारे पास है 10x प्लस वाई। कहता है कि अपने अंकों के योग की, तो उसके अंक हैं x प्लस वाई। ठीक है, इनका योग कर दीजिए। अंकों के योग की 6 गुनी, तो इसको 6 से गुना कर दीजिए ब्रैकेट डाल करके, ताकि अंकों के योग के 6 गुनी हो जाए। उससे भी 4 ज़्यादा है तो इसमें क्या करेंगे, +4 कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा इक्वेशन बनाने का प्रोसेस पूरा होगा। अब इसको सॉल्व करके हम इक्वेशन के फॉर्म में ले आते हैं। तो 10x प्लस वाई इक्वल टू 6x प्लस 6y प्लस 4। अब ये 6x 10x में से घट जाएगा तो 4x बचेगा, y में 6x घटेगा तो -5y बचेगा बराबर 4। ये हमारा पहला समीकरण आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जब आप लेफ्ट साइड में ले जाइएगा तो दोनों माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 6 घटा तो 4 बच गया, और y में से 6 घटा, एक y में से 6y घटा तो -5y बच गया। तो यहाँ पे पहला समीकरण हमारा आ रहा है 4x माइनस 5y बराबर 4। आप इसको नोट करके रख लीजिए, नोट करते चलेंगे। अब इसके बाद हम दूसरा क्राइटेरिया से दूसरा समीकरण तैयार करेंगे। क्या कहता है कि संख्या में से अगर 18 घटा लेते हैं, ठीक है, लिखेंगे फिर दूसरा समीकरण निकालने के लिए फिर 10x प्लस वाई, ये आपका क्या है, संख्या है। इसमें से जब 18 घटाते हैं तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, और अंक जब पलटेगा तो 10y प्लस x हो जाएगा, है ना। अंकों का स्थान इकाई से दहाई, दहाई से इकाई पे चला आता है, तो यहाँ पे 10y प्लस x हो जाएगा। अब इस समीकरण को कंक्लूड करके हम दूसरा समीकरण यहाँ पे निकाल लेंगे। अब देखिए 10x है और इधर प्लस x है, ये x घटेगा तो क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। ये प्लस y है, ये -10y हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, -9y बचेगा। और ये -18 है, आप जब इसको राइट साइड में भेजिएगा तो +18 हो जाता है। आप यहाँ देखेंगे कि 9 कॉमन है और 9 दूनी 18 होता है, तो x माइनस वाई बराबर 2, ये हमारा दूसरा समीकरण आ जाता है। तो पहला समीकरण याद रखना है 4x माइनस 5y बराबर 4, और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2। अब इन दोनों समीकरण को हम हल करेंगे तो हमारा x का वैल्यू और फिर y का वैल्यू हम निकाल लेंगे, फिर संख्या निकालेंगे। तो ये प्रोसेस होगा हमारा। चलिए आज इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। 4x माइनस 5y बराबर 4 है और x माइनस वाई बराबर 2 है। तो यहाँ पे पहला समीकरण लिखेंगे 4x माइनस 5y बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, पद विलोपन विधि से आप हल कर लीजिए, आसान होता है। अब यहाँ समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। तो जब 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 4y और ये हो जाएगा 8, है ना। और यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, इसको घटा देंगे। तब यहाँ पे देखिए 4x कट जाएगा, -5y प्लस 4y इक्वल टू -y। अब यहाँ 4 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, -4। माइनस माइनस कट गया, y का वैल्यू आ गया हमारा 4। तो जब y का मान है 4 तो समीकरण 2 या समीकरण 1 में जब हम मान बैठाएंगे इसका, तो x का मान आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2 है, और यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 2, ये हमारा समीकरण 2 है। इसमें हम y का मान रखेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखिए
x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, 2 और 4 जुट करके 6। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4। अब आप संख्या में बैठा लीजिए, 10x + y था ना, तो 10 × 6 + 4 कितना आएगा 60 और 4 64, हमारा आंसर आ जाएगा। तो समीकरण की विधि से भी हम बना सकते हैं और ऑप्शन की विधि से भी बना सकते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा, दोनों ही मेथड को, जो आपको सरल लगे, जो आपको आसान लगे, जिसमें आप अधिक स्पीड से और अधिक एक्यूरेसी से सवाल को हल कर सकते हैं, आप उसको फॉलो करके एग्जामिनेशन में आप बना सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। समीकरण निकाय x + 2y = 3, 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या है, ये ज्ञात करना है। पिछले क्लास में हम लोगों ने समीकरण के ऊपर जो रूल आपका है उन सभी रूल्स को डिस्कशन किया था कि अनगिनत हल होने के क्या क्राइटेरिया है। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, अगर ये क्राइटेरिया हो जाता है तो तब हमारा जो है समीकरण का अनगिनत हल होता है। ठीक है, तो हम इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब देखिए x + 2y = 3 है, तो यहाँ पे a1 के स्थान पर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि x का गुणांक कुछ भी नहीं है और जब कुछ भी नहीं तो 1 रहेगा। उसी तरह से a2 का मान क्या हो जाएगा, तो दूसरे समीकरण में देखिए x × 5 है, यहाँ पे 5x का मतलब x × 5, x का गुणांक 5 है, तो ये हमारा a2 का वैल्यू हो जाएगा। उसी प्रकार से b1 की वैल्यू क्या है, तो b1 की वैल्यू जो y का गुणांक होता है वो होता है, यहाँ पे 2 है, 2y है। अब यहाँ पे b2 की वैल्यू क्या है, तो b2 की वैल्यू k दी हुई है और इसी का मान हमको निकालना है। उसी प्रकार से c1 का मान देख लीजिए क्या है, तो c1 आपका है 3, अगर इसको इधर ले आते हैं तो -3 हो जाएगा और 15 भी इधर आएगा तो -15 आएगा, बात बराबर ही होगा। तो c1 की वैल्यू है 3 और c2 की वैल्यू है 15। ठीक है, अब देखिए जब हम बटे करते हैं तो 1/5 हो जाएगा, ये 2/k हो जाएगा और ये 3/15 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 1/5 ये भी हो जाएगा, यानी कि 1/5 1/5, तो 2/k का फॉर्म भी हमको 1/5 के रूप में लाना है। तो k की वैल्यू क्या होगी 10 होगी, क्योंकि 2/10 का मान आता है 1/5, 2 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ पे हम सिंपली k की वैल्यू 10 यहाँ पे रखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, अनगिनत हल वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या होगी 10, यहाँ पे हमारा आंसर निकल करके आ चुका है। अगला सवाल लेंगे। अगर आपको हमारे क्लासेस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करते चलिएगा, अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कर दीजिए इस क्लास को, ताकि वे भी इसका बेनिफिट ले सकें और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। ये सवाल आपका है 2.121121112111112 ... इस तरह का जब नंबर आता है तो हम इसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने परिमेय संख्या में पढ़ा था कि परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण 2 प्रकार का होता है। पहला शांत होता है, यानी कि पूरा पूरा कट जाता है, और दूसरा शांत आवर्ती होता है। ठीक है, रेकरिंग डेसिमल होता है। तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होता है और रेकरिंग डेसिमल फॉर्म, 2 प्रकार के फॉर्म में परिमेय संख्याओं को हम लोग निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे ना तो ये शांत है और ना ही रेकरिंग है। ठीक है, ये अनावर्ती और अशांत है, कट भी नहीं रहा, तो जो संख्या पूरी पूरी कटेगी नहीं वो अशांत हो जाएगी। और जब वो रेकरिंग नहीं होगा, यानी कि एक ही संख्या बराबर नहीं आ रही, बार बार नहीं आ रही है। रेकरिंग का मतलब जैसे दशमलव दे करके 3 और उस पर रेकरिंग लाइन लिखते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि जितनी बार भी आप भाग दे लीजिए, इसके बाद 3 3 3 3 3 3 ही आते जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 है, उसके बाद 2 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है।
तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अनावर्ती है ये, तो यह अप्रमेय संख्या की पहचान होती है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिए, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे आपका सवाल है 5.2333 डॉट 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 ये कैसी संख्या होगी। तो अभी जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 33 उसके बाद डॉट 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 है, यानी कि 3 जो है वो रेकरिंग में है। ठीक है। तो जब कोई रेकरिंग नंबर हो दशमलव में तो वह कैसी संख्या होगी, वह प्रमेय संख्या होगी। ठीक है, वह कैसी संख्या होगी, तो प्रमेय संख्या होगी। यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है 3 माइनस √3 ये कैसी संख्या है। तो यह अप्रमेय संख्या है क्योंकि इसमें माइनस √3 जुटा हुआ है, √3 की वैल्यू नहीं ज्ञात होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हम सही करेंगे। चलिए, ये सवाल है √3 बाई √12 ये कैसी संख्या है। क्या यह प्रमेय है या फिर अप्रमेय है या पूर्णांक है या फिर प्राकृत संख्या है। चलिए इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना होगा। तो √3 को सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम, तो √3 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। √12 है तो 12 का गुणनखंड आप निकाल लीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो यहाँ पे 2 का जोड़ा लग रहा है, 2 बाहर आ जाएगा, 3 जो है वो अंडर में रह जाएगा। तो 2 इंटू √3। अब √3 ऊपर नीचे कट गया, यहाँ मान आ गया 1/2। क्या आ गया, 1/2। और 1/2 कैसी संख्या है, तो निश्चित रूप से ये प्रमेय संख्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए √14 49 बाई √64 49 और 64 ये दोनों ही पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, और 49 की वैल्यू 7 निकल करके आएगी और 64 की वैल्यू 8 निकल करके आएगी। तो 7/8 यहाँ पे हमारा प्रमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें देखिएगा 81/91 है, 81 का तो निकल जाएगा लेकिन 91 का नहीं निकलेगा। तीसरा ऑप्शन क्या है 31/51, ये दोनों ही, इन दोनों का ही वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह बिल्कुल विशुद्ध रूप से अप्रमेय संख्या है। और 49/101 है, तो 101 का वर्ग नहीं निकल पाएगा, तो यह भी अप्रमेय संख्या हो जाएगी। तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर 1 प्रमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है। तो अगर इस तरह का सवाल आप पूछे एग्जाम में आपसे पूछे, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते चल जाना है। 2 सते 14, 2 दूनी 20 दूनी 40, 36 दूना 72, 36 दूना 72, 18 दूनी 36, 90 दूनी 180, 45 दूनी 90। अब यहाँ देखिए इसके बाद हमारा क्या होगा, 3 और 5 का गुणनखंड आएगा, लेकिन केवल 2 का अधिकतम घात पूछ रहा है। तो कितना बार 2 आया, 1 2 3 4 5, तो 2 का अधिकतम घात होगा 5। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, जहाँ तक 2 का आ रहा है वहीं तक हम लेंगे, क्योंकि वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अगला सवाल आ गया है, a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax + 10y = 0, 2x + 5y = 0 का एक शून्येतर हल है। शून्येतर मतलब शून्य के अलावा, शून्य को छोड़ करके वह क्या होगा। तो इस प्रकार के सवाल को आप कैसे बनाइएगा, यहाँ पे आप देखिए ax + 10y = 0, 2x + 5y = 0, ये है 2 चर वाले रैखिक समीकरण से सवाल। ठीक है, और एक शून्येतर हल मतलब शून्य के अलावा कोई अगर हल होगा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, a1x, यहाँ पे a1 की वैल्यू a है और a2 की वैल्यू क्या है, 2 है। उसी प्रकार से b1 की वैल्यू 10 है और b2 की वैल्यू 5 है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, a/2 बराबर 10/5 कर दीजिए, 5 दूना 10 कट गया, और a बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4।
तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए की वैल्यू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रैखिक समीकरणों की आलेख समांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? तो समांतर रेखाएं हैं। तो जब समांतर रेखा आलेख के रूप में प्राप्त होती है तो हमारा समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। दोनों रेखाएं अलग अलग है, एक दूसरे से किसी बिंदु पे कट ही नहीं रही है, तो कोऑर्डिनेट में कोई भी मान मैच नहीं करेगा, तो कोई आंसर इसमें कोई हल आएगा नहीं। तब रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा? कोई हल नहीं है। पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। अगला सवाल है, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? तो प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं, और जिस बिंदु पे काटेंगी वहां पे x और y की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे तब समीकरण युग्म का एक हल ज्ञात होगा। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। चलिए अगला सवाल लेंगे कि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। दो कोण हैं और तीसरे कोण के योग के बराबर दोनों कोण का मान है। यदि दोनों कोणों का अंतर 30 डिग्री है तब त्रिभुज के कोण क्या है ये आपको बताना है। तो ये भी आसान सा सवाल है। जब त्रिभुज के यहाँ पे दिया हुआ है दो कोणों का योग, तो यानी कि a प्लस बी जो है वो तीसरे कोण c के बराबर है, और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल क्या होता है? तो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ देखिए a प्लस बी बराबर c है, तो जब a प्लस बी के स्थान पर हम c बैठा सकते हैं, तो c प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, और c प्लस सी 2c हो जाएगा। 2c बराबर 180 डिग्री। दो को जब हम 180 से काटेंगे 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 डिग्री। और आगे कह रहा है कि यदि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है, यानी कि एक कोण सबसे जो बड़ा कोण है उसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 90 डिग्री, और बाकी के जो दो कोण हैं उनका अंतर आपस में 30 डिग्री का है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि एक कोण 30 डिग्री का और दूसरा कोण 60 डिग्री का होगा, क्योंकि 60 30 90 और 90 180। तो यहाँ पे हम पहला ऑप्शन सही करेंगे। अगला सवाल है कि यदि a और b समीकरण ax स्क्वायर माइनस ax प्लस बी बराबर 0 के मूल हैं, तब कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? यहाँ पे चौथा ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नहीं यहाँ पे छूट गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, बारी बारी से हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसका मतलब है कि a और b समीकरण के मूल हैं, और अगर नहीं होता है तो फिर नहीं है। तो पहला है a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे पहले है माइनस a इंटू एक्स, तो a की वैल्यू 0 बैठा दीजिए, इंटू एक्स प्लस b, तो b की वैल्यू 1, तो इसका मान क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। 0 नहीं आया तो पहला ऑप्शन खत्म। अब दूसरे ऑप्शन पे आ जाइए, a इक्वल टू -2 b इक्वल टू 1, तो यहाँ पे दूसरा में हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस a की वैल्यू है -2 और इंटू एक्स प्लस 1, तो इसमें भी 0 नहीं आएगा, ये भी मान खत्म। इसके बाद तीसरा है a की वैल्यू 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स हो जाएगा, और b की वैल्यू -2 है, -2, इसका भी मान 0 नहीं आएगा, तो तीसरा भी खत्म। यानी कि इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। चौथे ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। यदि x बराबर 1 दोनों समीकरणों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल हों, तब a इंटू बी की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण से ये सवाल है। जैसे आप देखिएगा कि समीकरण में अधिकतम घात 2 हैं, तो ये द्विघात समीकरण से सवाल है। और द्विघात समीकरण में x की वैल्यू का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है, -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 दी हुई है, x बराबर 1, तो हम लोगों को क्या करना है? सिंपली इसमें x की वैल्यू 1 को पुट कर देना है, विशेष कुछ नहीं करना है। a की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी, और इसमें जब हम x की वैल्यू को पुट करेंगे
तो b की वैल्यू निकल जाएगी, आंसर आ जाएगा हमारा। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस a बराबर 0, 1 और 1 2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, ठीक है, -2। उसी प्रकार से b x स्क्वायर है, तो यहाँ पे b इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए b प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि 2b इक्वल टू -3, b इक्वल टू -3/2। यहाँ पे 2 इंटू में इधर चला जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो a की वैल्यू है -2 और b की वैल्यू है -3/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। a इंटू बी का मतलब क्या होगा, दोनों का गुना, और जब हम दोनों का गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -2 इंटू 3/2, ये भी माइनस में था, तो 2 2 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3। तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। अगला सवाल है कि यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है, तब वह समान मूल कौन सा है। अब ये देखिए सीधे सीधे द्विघात समीकरण से सवाल है ना। यहाँ पे द्विघात समीकरण में हम लोग जानते हैं x की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस -√d/2a, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, कह रहा है कि मूल समान है, और एक क्राइटेरिया हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था, d की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो, यानी कि d की वैल्यू जब 0 होती है तब मूल समान होते हैं। तो यहाँ पे जब हम x बराबर लिखते हैं -b प्लस -√d, तो यहाँ पे 0 बैठा दीजिए /2a। अब इधर का पार्ट 0 हो गया, ये सारा 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा -b/2a। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा चौथा, -b/2a। चलिए, इस क्लास का आखिरी सवाल आ गया है। समीकरण x² प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसके मूल अनिवार्यतः क्या होंगे। तो अगर अभी तक का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कर देंगे क्लास को। चलिए इसको हल कर लेते हैं। समीकरण ये द्विघात समीकरण ही है, x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। मूल पूछ रहा है, यानी कि d निकाल लीजिए। d बराबर b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला तो याद हो गया होगा। अब यहाँ b की वैल्यू क्या है, तो x² का x का जो गुणांक होता है वो b कहलाता है, 2 है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 इंटू a, तो a की वैल्यू क्या है। अब यहाँ x² का जो गुणांक होता है वो a कहलाता है, तो x² का कोई संख्या नहीं, केवल 1 है, ठीक है, कोई गुना नहीं, कोई संख्या नहीं रहेगा, तो वहाँ पे 1 छुपा हुआ रहेगा, इंटू c, तो c की वैल्यू है 4, तो 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 में से जब 16 घटेगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -12। यानी कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, यानी कि 0 से छोटा है, और जब 0 से छोटा होगा d का मान तो वह मूल वास्तविक नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हम सही करेंगे। तीसरे ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपका आंसर फीड हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो अभी तक का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऑनलाइन मोड का जो इंटरफेस मैंने तैयार किया ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इससे संबंधित कोई और क्वेरी आपके दिमाग में है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।